सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के लास्ट टाइप के बारे में। कैलेंडर का लास्ट टाइप है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। देखिए, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर की पुनरावृत्ति क्या होती है, पहले समझ लें। कैलेंडर की पुनरावृत्ति का मतलब ये है कि अगर किसी भी वर्ष में 2 तारीख को या 2 फरवरी को मंगलवार था और किसी दूसरे वर्ष में 2 तारीख को 2 फरवरी को मंगलवार है, तो हम कह सकते हैं कि यह कैलेंडर उस कैलेंडर के क्या है, समान है। या मान लीजिए 2016 में 8 जुलाई को 2016, देखें, जैसे कोई भी 2016 में मान लीजिए 8 जुलाई है और 8 जुलाई को मंगलवार था, और कोई एक दूसरा वर्ष है, मान लीजिए 1998 है या कोई भी वर्ष है, उसमें 8 जुलाई है और 8 जुलाई को ही मंगलवार पड़ता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कैलेंडर हैं, ये आपस में क्या हैं, समान हैं। ये आपस में क्या हैं, समान हैं। इस कैलेंडर के जितने भी सभी तारीखों के जो दिन पड़ते हैं, उस कैलेंडर में भी उसमें सभी तारीखों के वही दिन ही पड़ेंगे, तो हम कहेंगे यह कैलेंडर एक दूसरे के क्या है, समान है। अब समान कैलेंडर ज्ञात करने के लिए क्या क्या नियम आने चाहिए, तो समान कैलेंडर के लिए आपको कुछ नियम देखने पड़ेंगे। नियम क्या है? पहला नियम है, अगर वो कैलेंडर या अगर वो वर्ष साधारण वर्ष है, तो वो कैलेंडर या वो वर्ष का जो समानता होगी वो किस में होगी, साधारण वर्ष में होगी। यानी साधारण वर्ष वाला कैलेंडर साधारण वर्ष वाले कैलेंडर के बराबर होगा, समान होगा, पुनरावृत्ति होगी। अगर वो कैलेंडर लीप वर्ष वाला है, तो उस कैलेंडर का जो समानता होगी वो किस में होगी, लीप वर्ष में होगी। यानी लीप वर्ष वाला कैलेंडर लीप वर्ष के क्या होगा, बराबर रहेगा। दूसरा चीज, उन दो वर्षों के दौरान जो विषम दिन होंगे, वो विषम दिन आपके 0 होंगे। यानी विषम दिन क्या होंगे, 0 होंगे। तो हम मान लेंगे कि वह कैलेंडर एक दूसरे के क्या है, समान है। तो ये तीनों पॉइंट हम ध्यान देंगे। पहला है, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के बराबर होगा, लीप वर्ष वाला कैलेंडर लीप वर्ष के बराबर होगा, और 2 वर्षों के दौरान विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कुछ और भी नियम सीख ले। अगर किसी भी वर्ष को 4 से भाग किया जाएगा, शेष के रूप में 1 प्राप्त हो। अगर किसी भी वर्ष को 4 से भाग किया जाएगा, शेष के रूप में 2 या 3 प्राप्त हो। अगर किसी वर्ष को 4 से भाग किया जाएगा और शेष के रूप में 0 प्राप्त हो, तो अगर उसमें 1 प्राप्त होगा तो वो कैलेंडर 6 वर्षों बाद रिपीट करेगा। यानी 6 वर्ष बाद वाले कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। अगर उस वर्षों को हमने भाग किया 2 या 3 शेषफल बचा, तो वह कैलेंडर 11 वर्ष वाले कैलेंडर के, यानी 11 वर्ष बाद वाले कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा। यानी उसमें भी जितनी भी तारीखें हैं, जो दिन पड़ेगा उसके अलग वाले में भी उसी तारीख को वो दिन पड़ेगा। अगर 0 आता है विषम दिन, तो वो कैलेंडर कितने साल बाद, वो कैलेंडर 28 वर्षों बाद एक दूसरे के समान होगा, यानी एक दूसरे के बराबर होगा। तो ये 3 नियम आपको सीखने हैं। यानी किसी भी वर्ष को हम 4 से डिवाइड करें, अगर शेष के रूप में 1 प्राप्त होता है, तो कैलेंडर 6 साल बाद समान होगा, 6 वर्ष बाद वाले कैलेंडर के समान होगा। अगर 4 से भाग करें, 2 या 3 शेषफल बचता है, तो 11 साल बाद वाले कैलेंडर के समान होगा, और अगर 0 शेषफल बचता है तो 28 साल बाद वाले कैलेंडर के समान होगा। कैसे देखेंगे? और एक चीज़ ये भी जान लें कि साधारण वर्ष वाला कैलेंडर
साधारण वर्ष के, लीप वर्ष वाला कैलेंडर लीप वर्ष के बराबर होता है। जैसे हमसे कह दिया गया 2001 वाला कैलेंडर किस कैलेंडर के समान है, तो हमने 2001 को 4 से भाग किया। जब 4 से भाग किया तो शेष के रूप में क्या प्राप्त किया, 1 प्राप्त किया। अगर हमने शेष के रूप में 1 प्राप्त किया तो वह कैलेंडर 6 वर्ष बाद वाले कैलेंडर के क्या होगा, समान रहेगा। अब 6 वर्ष बाद वाले कैलेंडर यानी 2001 है, 6 वर्ष बाद वो कैलेंडर होगा 2007, यानी 2001 वाला कैलेंडर 2007 वाले कैलेंडर के बराबर होगा। दूसरा चीज़ हमने ये देखा, साधारण वर्ष 2001 है और साधारण वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के बराबर होगा, साधारण वर्ष के ही बराबर होगा। तो ये भी साधारण वर्ष है और ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, यानी ये दोनों कैलेंडर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने देखा 2 वर्षों के दौरान जो विषम दिन आएंगे वो कितने आएंगे, 0 आएंगे। अब विषम दिन कैसे निकालेंगे, इन दोनों वर्षों के दौरान कितने वर्षों की संख्या हुई, 6 वर्ष की संख्या हुई। और इसमें अगर लीप वर्ष की बात की जाए तो इसमें कितने लीप वर्ष हैं, 1 लीप वर्ष है जो कि 2004 है, यानी 1 लीप वर्ष है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 7 हो गए। अगर हम 7 वाली संख्या के विषम दिन निकालें तो 7 को 7 से भाग करेंगे, शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा, 0, यानी ये भी नियम फॉलो हो रहा है। तो कितना आया, 0 आ रहा है। तो विषम दिन हमने देखा कि साधारण वर्ष वाला कैलेंडर साधारण वर्ष के बराबर है, तो ये साधारण वर्ष है और ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। दूसरा हमने देखा 2 वर्षों के बीच कितने विषम दिन होंगे, 0, तो इन दोनों वर्षों के बीच में कितने विषम दिन हैं, 0 विषम दिन है। तीसरा चीज हमने देखा कि 4 से भाग किया तो शेषफल कितना आए, 1 आए। 1 आएगा तो कितने साल बाद रिपीट होगा, 6, तो हमने 4 से भाग किया, शेषफल 1 आया, तो इसका मतलब 6 साल बाद यानी 2007 में ये क्या होगा, रिपीट करेगा, यानी समान होगा, यानी 2007 के बराबर होगा। अगर इस सवाल को ऐसे भी लिख दें, 2002 वाला कैलेंडर किसके बराबर होगा, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा, 2 शेषफल प्राप्त होगा। अगर शेष के रूप में 2 प्राप्त हुआ तो वो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होने वाला है, 11 साल बाद रिपीट होने वाला है। 11 साल बाद रिपीट होने का मतलब है 2002 में 11 जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 होता है, फिर कितना होता है, यहाँ पर 1 होगा, 0 2, यानी इसका मतलब ये हुआ 2002 वाला कैलेंडर 2013 वाले कैलेंडर के बराबर होगा, समान होगा, ये हम कह सकते हैं। फिर हमने देखा कि साधारण वर्ष वाला कैलेंडर किसके बराबर होगा, साधारण वर्ष के, तो ये साधारण वर्ष है और ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। फिर हमने देखा कि 2 वर्षों के दौरान विषम दिन कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो विषम दिन कैसे निकाले, 2002-2013 कितने दिन हो, कितने साल हुए, 11 साल हुए। इनके बीच में कितने लीप वर्ष पड़ते हैं, तो 4 लीप वर्ष पड़ता है और 8 लीप वर्ष पड़ता है, 12 लीप वर्ष पड़ता है। कितने लीप वर्ष पड़ते हैं, 3 लीप वर्ष पड़ते हैं। अगर 3 लीप वर्ष पड़ते हैं तो 11 और 3 कितने हुए, 11 और 3 14 हुए। अगर ये 14 हुए तो इसको फिर हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 0। तो हमने ये देखा कि 2002 से 2013 के बीच में कितने विषम दिन आते हैं, 0। दूसरा चीज़ हमने ये देखा कि 2002 वाला कैलेंडर 2013 वाले कैलेंडर के क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा या पुनरावृत्ति करेगा। यानी 2002 में जिस तारीख को जो दिन था वही तारीख वही दिन को 2013 में भी होगा। अगर मान लीजिए 2003 ले लिया गया तो 2003 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा, 3 शेषफल प्राप्त होगा। शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा, 3 शेषफल प्राप्त होगा। और अगर 3 शेषफल प्राप्त हुआ तो ये भी कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होने वाला है, 11 साल बाद। तो 2003 में 11 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2014 साल हो जाएगा, 2014, यानी 2003 वाला कैलेंडर 2014 वाले कैलेंडर के क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा।
अब अगर देखें 2003 कोई लीप वर्ष नहीं है, ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और 2014 भी कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अगर हम इसमें विषम दिन की बात करें तो विषम दिन कैसे निकलता है? इन वर्षों के दौरान 11 वर्ष हैं और इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? 4 है, 8 है और कौन सी है? 12 है। लीप वर्षों की संख्या 3 है, तो 11 और 3 कितना हुआ? 14। और 14 अगर है तो इसमें विषम दिन निकालेंगे तो कितने आएंगे? 0 आएंगे। तो इसमें हम तीनों चारों प्रक्रिया से देख सकते हैं कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष के बराबर होगा। ठीक है। अगर यही सवाल आता है 2004 वाला कैलेंडर किसके बराबर होगा, तो फिर वही चीज़ हमने 4 से भाग करेंगे। जब हम 4 से भाग किया जाएगा तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? 0 शेषफल प्राप्त होगा। और अगर शेषफल के रूप में 0 शेषफल प्राप्त हुआ है तो वो कैलेंडर रिपीट करने वाला है कितने साल बाद? 28 साल बाद रिपीट करने वाला है। कितने साल बाद? 28 साल बाद रिपीट करने वाला है। 28 साल का मतलब हुआ 2004 प्लस 28 यानी 8 और 4 12, 1 2 और 1 3 0 2। यानी इसका मतलब 2004 वाला कैलेंडर किसके समान होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2032 के समान होगा। अगर हम इसमें लीप वर्ष की बात करें तो हम जानते हैं दोनों वर्षों के दौरान कितने विषम दिन हैं, तो कितने वर्ष हैं? दोनों वर्षों के दौरान 28 वर्ष आते हैं। 28 वर्ष। अगर हम देखें इसमें लीप वर्ष कितने हैं तो आपको पता है कि 4 के बाद 8 लीप वर्ष है, 12 लीप वर्ष है और 12 के बाद 16 लीप वर्ष है, फिर 20 लीप वर्ष है, 24 लीप वर्ष है और 24 के बाद 28 लीप वर्ष है और 28 के बाद कितना? 32 लीप वर्ष है। यानी इसका मतलब है 7 लीप वर्ष हैं। अगर ये 7 लीप वर्ष है तो 28 और 7 कितने होते हैं? 35। और 35 को 7 से डिवाइड करोगे, शेष पे क्या प्राप्त होगा? 0। तो इसका मतलब 2004 और 2000 कितने 32 के बीच में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। और 2004 भी एक लीप वर्ष है और 2032 भी कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। और 2004 वाला कैलेंडर 2032 वाले कैलेंडर के क्या होगा? बराबर होगा। तो ऐसे आप एक कैलेंडर दूसरे वर्ष के या एक वर्ष दूसरे वर्ष के कब समान होगा इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन यह नियम कहाँ लागू नहीं होगा उसको हम देखते हैं। तो इस नियम कहाँ लागू नहीं होता है, देखिए कब ये लागू नहीं होगा। तो कब ये लागू नहीं होगा या ये नियम लागू नहीं होगा, तो जो नियम क्या है कि अगर हमें शेष के रूप में 1 प्राप्त होगा तो 6 साल बाद, शेष के रूप में 2 या 3 प्राप्त होगा तो 11 साल बाद, और शेष के रूप में 0 प्राप्त होगा तो 28 साल बाद रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति करेगा या समान होगा। लेकिन ये नियम लागू नहीं होगा कब, तो इसके लिए एक चीज़ लिख लें। अगर 2 वर्ष हैं और उन वर्षों के बीच में कोई भी शताब्दी वर्ष है और वह शताब्दी वर्ष जो है वो लीप वर्ष ना हो। ध्यान दें, अगर कोई 2 वर्ष हैं और उन वर्षों के बीच में शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो, तो शताब्दी वर्ष अगर लीप वर्ष ना हो तो ये सभी नियम लागू नहीं होते हैं। अगर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष ना हो तो ये नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो लीप वर्ष हो यानी है लीप वर्ष यानी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो ये सभी नियम लागू होंगे। फिर से बता दें, 2 वर्षों के बीच में अगर कोई शताब्दी वर्ष का अर्थ है कि पीछे 2 जीरो हो या 3 जीरो हो और वह लीप वर्ष ना हो तो ये नियम लागू नहीं होंगे। यानी वह कैलेंडर 6 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद रिपीट नहीं करेगा।
लेकिन अगर वह कल 2 वर्षों के बीच में शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो यह नियम लागू होंगे। कैसे लागू होंगे? जैसे हमसे कहा गया 1997 का कैलेंडर किसके बराबर होगा, तो 1997 को किससे भाग करें? 4 से भाग करें। 4 चौके 16 जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 9 आएगा, 4 9 36 जाएगा, यहाँ 3 आएगा, 7 आएगा, 4 9 36 हुआ, फिर कितना आएगा? 36, यानी कितना शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। जब 1 शेषफल बच रहा है तो ये कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करने वाला है? तो 6 साल बाद रिपीट करने वाला है। अगर 6 साल की बात करें तो 1997 वाला कैलेंडर 6 वर्ष यानी कितने बार? 13 0 0 2, यानी इसका मतलब ये है 1993 का कैलेंडर 2003 वाले कैलेंडर के बराबर होगा। फिर एक चीज़ और भी चेक करेंगे, क्या इनके बीच, इन दोनों वर्षों के बीच में कोई शताब्दी वर्ष तो नहीं आ रही है? शताब्दी वर्ष हाँ आ रही है। शताब्दी वर्ष कौन सी आ रही है? 2001 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। अगर दोनों वर्षों के बीच में शताब्दी वर्ष आ रही है तो क्या वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? तो लीप वर्ष पता करने के लिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, किसी भी शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष के रूप में ज्ञात करने के लिए उसे हम 400 से भाग करेंगे। तो इसमें 2000 को 400 से भाग करेंगे और ये भाग हो जाएगा। अगर भाग हो जाएगा तो 2000 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। अगर 2000 एक लीप वर्ष है तो ये सभी नियम लागू होंगे, यानी वह कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट करेगा। यानी 1997 का कैलेंडर 2003 वाले कैलेंडर के बराबर होगा। लेकिन अगर वो सवाल मान लीजिए कह दिया गया 1897, अब 1897 का कैलेंडर किस वर्ष के बराबर होगा? तो फिर वही चीज़ है, 1897 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16 जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 4 सते 28 हो गया, फिर 1 7 यानी 4 चौके 16, यानी शेष के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। तो क्या यहाँ पर भी 6 साल बाद रिपीट करेगा? तो यानी 1897 का कैलेंडर 6 साल बाद, यानी 6 और 7 13, 9 और 1 10, 8 1 9, 1903। क्या 1897 का कैलेंडर 1903 वाले कैलेंडर के बराबर होगा? तो इसमें भी एक चीज़ है, क्या है? इसके बीच में यानी इन वर्षों के बीच में क्या आ रहा है? 1900 आ रहा है। इन वर्षों के बीच में क्या आ रहा है? 1901 शताब्दी वर्ष आ रहा है। तो इस शताब्दी वर्ष को हम पहले लीप वर्ष होगा या नहीं होगा इनमें चेक करेंगे। तो इनमें चेक करने के लिए हमने बताया आपको 400 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब 1900 को 400 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा, और जब पूरी तरीके से भाग नहीं जाएगा तो 1901 लीप वर्ष नहीं है। अगर 1901 लीप वर्ष नहीं है तो ये सभी नियम लागू नहीं होंगे। अगर ये सभी नियम लागू नहीं होते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने देखा 1897 का कैलेंडर 1903 वाले कैलेंडर के बराबर नहीं हो रहा है, तो हम फिर उसमें 6 जोड़ेंगे। जब 6 जोड़ेंगे तो 1900 कितना आ जाएगा? 1909 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी हम चेक करेंगे क्या 1909 वाले के कैलेंडर के बराबर है। तो हम देख पा रहे हैं इन वर्षों के बीच में कितने वर्षों का अंतराल है? 12 वर्षों का अंतराल है। और फिर उसके बाद 1901 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 1900 लीप वर्ष नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं
1904 एक लीप वर्ष है और 1908 एक लीप वर्ष है। यानी कितने लीप वर्ष हैं? 2 लीप वर्ष हैं। अगर 2 लीप वर्ष हैं तो इसका मतलब 12 और 2 कितना हुआ? 14 होता है। और 14 के विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। तब हमारा आंसर सही होगा 1897 का कैलेंडर 1909 वाले कैलेंडर के क्या होगा? 1909 वाले कैलेंडर के क्या होगा? समान होगा। तो आपने देखा कहाँ पर ये नियम लागू होते हैं और कहाँ पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कैलेंडर के दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? देखिए अगला टाइप है, किसी दिए गए माह में कितने रविवार होंगे, कितने शनिवार होंगे या कितने सोमवार होंगे, इस प्रश्न पर। तो देखिएगा अगर हम माह की बात करें तो माह हम 3 प्रकार के होंगे। एक में आपको किसी महीने में 28 तारीख मिलेंगे, एक में आपको किसी महीने में 29 तारीख मिलेंगे और एक में आपको किसी महीने में कितने तारीख? 30 तारीख मिलेंगे। और एक में आपको किसी महीने में कितने तारीख मिलेंगे? 31 तारीख मिलेंगे। यानी 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और कितने हो गए? 31 दिन मिलेंगे। 28 और 29 फरवरी वाले में मिलेंगे और 30 और 31 ये जनवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है उनमें मिलेंगे आपको। जनवरी में जैसे 31 मिल जाएगा, अप्रैल में 30 मिल जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न। तो एक चीज़ और सुने, कोई भी दिन मान लीजिए 1 तारीख को सोमवार है तो हम उस दिन में 7 जोड़ने के बाद जो तारीख आएगी उस तारीख को भी सोमवार रहेगा। यानी 1 तारीख को सोमवार है तो 8 तारीख को भी सोमवार रहेगा और 8 में 7 जोड़ देंगे तो 15 तारीख को भी सोमवार रहेगा। तो ये चीज़ें देखेंगे। अब देखिए जब कोई 28 तारीख है, किसी महीने में 28 तारीख है तो उसमें सभी दिन जो होंगे वो 4 बार आएंगे। सभी दिन कितने बार आएंगे? 4 बार आएंगे। यानी 4 बार सोमवार, 4 बार मंगलवार, 4 बार बुधवार और 4 बार बृहस्पतिवार। लेकिन अगर सवाल में 29 तारीख है तो उसमें सभी दिन तो 4 बार आएंगे, सभी दिन तो 4 बार आएंगे, लेकिन इसमें एक ऐसा दिन होगा जो कि 5 बार आएगा। एक ऐसा दिन होगा जो कि कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। अब वो दिन कौन सा होगा? वो दिन होगा उस महीने की पहली तारीख वाला। यानी हमसे कहा गया फरवरी 29 तारीख की है, उसका पहला दिन रविवार है, तो रविवार कितनी बार आएगा? तो हमने देखा अगर 29 तारीख है तो उसमें एक ऐसा दिन है, वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। वो दिन होगा कौन सा? उसके पहले दिन वाला। यानी अगर फरवरी रविवार से शुरू है और 29 तारीख है फरवरी में तो उसमें रविवार की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और अगर वो फरवरी रविवार से शुरू है और 28 तारीख है तो उसमें रविवार की संख्या कितनी होगी? 4 ही रहेगी। अगर वो 30 तारीख वाला मंथ है, 30 तारीख वाले मंथ में यानी 30 तारीख वाले मंथ में 4 बार, यानी जो 4 बार जो आएंगे लोग वो तो आएंगे, लेकिन जिसमें 29 तारीख और 30 तारीख वाला दिन वो कितनी बार आएगा? 5 बार आएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कोई महीने में 30 तारीख है उसमें 2 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे और बाकी 5 ऐसे दिन होंगे जो कि 4 बार आएंगे। वो दिन कौन कौन से होंगे? तो वो दिन होंगे जो उस महीने की पहली तारीख को पड़ेंगे और उस महीने की दूसरी तारीख को पड़ेंगे। वो कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। जो उस महीने की पहली तारीख को पड़ेंगे वो उसी महीने की कौन सी तारीख को पड़ेंगे? 29वीं तारीख को पड़ेंगे। जो उस महीने की दूसरी तारीख को पड़ेंगे वो उस महीने की कितनी तारीख को? 30 तारीख को पड़ेंगे। अगर वो मंथ 31 दिन का है तो उसमें 3 ऐसे दिन होंगे
जो कि 5 बार आएंगे वे दिन होंगे जो उस महीने में 29 तारीख को पड़ेंगे, 30 तारीख को पड़ेंगे और 31 तारीख को पड़ेंगे। दूसरे शब्द में ये जान लें कि जो उस महीने में 1 तारीख को पड़ेंगे, 2 तारीख को पड़ेंगे और 3 तारीख को पड़ेंगे, यानी 3 ऐसे दिन होंगे, 3 ऐसे दिन होंगे जो कि कितनी बार आने वाले हैं? 5 बार आने वाले हैं। अब इसमें फिर से हम बता दें, अगर वो मंथ 28 दिन का है तो उसमें जो सभी यानी 7 दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। लेकिन अगर वो मंथ 29 दिन का है तो उसमें एक ऐसा दिन होगा जो कि 5 बार आएगा और बचे जो 6 दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। अगर वो 30 तारीख का महीना है तो उसमें 2 ऐसे दिन होंगे जो 1 और 2 तारीख को पड़ेंगे, वो 5 बार आएंगे और बाकी 5 ऐसे दिन होंगे जो उस महीने में 4 बार आएंगे। अगर वो 31 तारीख का महीना है तो उसमें 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे और बाकी 4 ऐसे दिन होंगे जो कि 4 बार ही आएंगे, 4 बार ही आएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया आपसे ये है मार्च का पहला दिन रविवार है, मार्च का पहला दिन रविवार है। तो बताइए इसमें कौन कौन से दिन 5 बार आएंगे? तो हमने देखा मार्च 31 तारीख का महीना होता है और 31 तारीख वाले महीना में 3 ऐसे दिन 5 बार आएंगे जो उस महीने में 1 तारीख को, 2 तारीख को और कितनी तारीख को? 3 तारीख को पड़ेंगे। तो 1 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को सोमवार रहेगा और 3 तारीख को रहेगा कौन सा वार? मंगलवार। इसका मतलब मार्च का पहला दिन अगर रविवार है तो मार्च महीने में 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे, वो होंगे कौन से? रविवार, सोमवार और मंगलवार। अब सवाल आता है मार्च के बाद अप्रैल से पूछा जाए। अप्रैल का पहला दिन गुरुवार है, तो बताइए इसमें कौन कौन से दिन होंगे जो 5 बार आएंगे? तो हमने देखा अप्रैल तो 30 तारीख का महीना होता है, तो 30 तारीख में क्या होगा? 30 तारीख में 2 ऐसे दिन होंगे जो कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। वो दिन कौन कौन से होंगे? जो उस महीने में पहली तारीख को और कितनी तारीख को? 2 तारीख को पड़ेंगे। यानी गुरुवार 5 बार और होगा और गुरुवार के बाद क्या होगा? शुक्रवार रहेगा। सवाल आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मार्च का पहला दिन रविवार है, तो इस मार्च में रविवार कितनी बार पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा 5 बार। सोमवार कितनी बार पड़ेगा? 5 बार। और मंगलवार भी कितनी बार पड़ेगा? 5 बार। लेकिन अगर सवाल ऐसे आता है अप्रैल का पहला दिन गुरुवार है तो उसमें कितने गुरुवार पड़ेंगे? तो कितने गुरुवार पड़ेंगे? 5 गुरुवार पड़ेंगे, 5 शुक्रवार पड़ेंगे। लेकिन बाकी जो दिन होंगे वो कितनी बार होंगे? 4 बार होंगे। यानी इसमें रविवार 4 बार पड़ने वाला है, सोमवार 4 बार पड़ने वाला है, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार 5 बार पड़ने वाले हैं। अगर ये सवाल ऐसे आता है फरवरी से लेकर, फरवरी 28 दिन की है या फरवरी 29 दिन की है और फरवरी का पहला दिन रविवार है, तो बताइए इसमें रविवार कितनी बार आएगा? तो हम ये कहेंगे अगर वो 28 दिन का है तो उसमें सभी दिन यानी 7 दिन 4 बार ही आएंगे। उसमें कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो 5 बार आएगा। सभी दिन कितने बार आएंगे? 7 मतलब 4 बार ही आएंगे। यानी 7 दिन रविवार भी 4 बार होगा, सोमवार भी 4 बार होगा और मंगलवार भी 4 बार ही होगा। लेकिन अगर वो 29 तारीख का है और पहला दिन रविवार है तो इसमें क्या होगा? 29 तारीख में 6 दिन ऐसे होंगे जो 4 बार आएंगे, लेकिन उसमें एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा। वो दिन होगा कौन सा? जो उस महीने की पहली तारीख को पड़ेगा। यानी पहली तारीख को रविवार है तो इस फरवरी में कितने रविवार होंगे? 5 बार रविवार होंगे। तो इस प्रकार कैलेंडर से जितने भी चीज़ें थी तो आपने देखा कैलेंडर के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।